नमस्कार आप सभी को। एस्ट्रोलाइफ जंक्शन चैनल में आप सभी का पुनः एक बार स्वागत है। तो मंथली प्रेडिक्शन की सीरीज शुरू की गई है और अब हम इस वीडियो में जानने जा रहे हैं कि सितंबर में किस प्रकार के ग्रह गोचर रहेंगे और सभी जन्म राशि या फिर लग्न राशि के लिए क्या क्या प्रभाव होगा। सितंबर का जो महीना है वो काफी हैपनिंग है क्योंकि शुरुआत ही हो रही है गणेश चतुर्थी से। मतलब महाराष्ट्र में तो ये जो फेस्टिवल है, ये जो त्योहार है, बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। और जैसे ही गणपति के 9 दिन खत्म होते हैं और जैसे ही गणपति का विसर्जन होता है उसके बाद में पितृपक्ष लगता है। तो सितंबर में पितृपक्ष भी होने वाला है और गणपति का उत्सव भी मनाया जाने वाला है। जैसे ही पितृपक्ष खत्म होते हैं वैसे ही नवरात्र शुरू होती है और नवरात्र का जो 10वां दिन होता है वो होता है दशहरा। तो इस तरह से एक माहौल जो है, एक एनवायरनमेंट जो है, काफी सेलिब्रेशन वाला रहने वाला है। और हम सभी उत्सुक हैं कि अब सितंबर हमारे लिए क्या क्या लेके आ रहा है। तो सबसे पहले समझते हैं कि ग्रह गोचर क्या रहेगा सितंबर के लिए। बात करेंगे कि 9 ग्रह जो हैं उनका ग्रह गोचर कैसा रहता है। देखिए, इसमें से सबसे पहले 4 ग्रह जो हैं, मतलब शनि, गुरु, राहु, केतु, इनकी स्थिति तो कहीं इनकी स्थिति में कोई बदलाव नहीं होने वाला है क्योंकि इनके लिए मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हूँ। आप जानते हैं कि गुरु जो है वो अभी फिलहाल वक्री होकर मीन राशि में ही स्थित है। शनि जो है वक्री होकर मकर राशि में आ चुके हैं। राहु केतु की जो पोजीशन है अभी 1-7 एक्सिस बनी हुई है, मतलब मेष राशि का राहु है और तुला राशि का केतु फिलहाल अभी चल रहे हैं। तो उनके स्थिति में या उनके मोशन में राशि परिवर्तन का कोई बदलाव नहीं आने वाला है। बट अगर हम बाकी ग्रहों की बात करें तो बाकी ग्रह आप देखेंगे कि अगर हम सूर्य की बात करें तो सूर्य 17 अगस्त को राशि परिवर्तित करके अपने स्वयं की राशि में आ चुके हैं, मतलब सिंह राशि में प्रवेश कर चुके हैं। और ये 17 सितंबर को ये वर्गो राशि में, मतलब कन्या राशि में प्रवेश करने वाले हैं। फिर आप देखेंगे कि इस महीने जो है, जैसे गुरु और शनि तो वक्री चल ही रहे हैं, उसी के साथ साथ बुध भी वक्री होने वाले हैं, सिंह राशि में चल रहे हैं और अब ये वक्रस्थ स्थिति में जाने वाले हैं 10 सितंबर 2022 में। और ये इनकी जो वक्री स्थिति है ये लगभग 2 अक्टूबर तक रहने वाली है। शुक्र जो है वो 24 सितंबर को राशि परिवर्तन करके अपनी नीच राशि में आने वाले हैं। फिलहाल आप देखेंगे कि शुक्र जो है वो अभी कहाँ है, ये चल रहे हैं सिंह राशि में। तो ये 24 सितंबर को करने वाले हैं और अपने नीच राशि में आने वाले हैं। तो मंगल जो है, मंगल वृषभ राशि में 10 अगस्त को ऑलरेडी प्रवेश कर चुके हैं, जो मैंने पिछली बार बताया है। और अब ये मिथुन राशि में 16 अक्टूबर को जाने वाले हैं, मतलब इनका कोई भी गोचर सितंबर में नहीं है। तो सितंबर में मंगल में कोई भी हालचाल नहीं है, वृषभ राशि में विराजमान होकर ही ये रिजल्ट देने वाले हैं। अब हम आगे समझने वाले हैं कि प्रत्येक राशि के लिए, प्रत्येक लग्न राशि या फिर जन्म राशि, आप उसे चंद्र राशि से देखें। चंद्र राशि से देखते हैं, चंद्र को लग्न बनाकर जब देखते हैं तो आपके मानसिक स्तर पर कैसा इसका परिणाम होता है इन गोचरों का, वो आपको समझ में आता है। ग्रह जो भी होते हैं ये अपना परिणाम जो है विचारों के थ्रू करते हैं। आपके विचार जो है वो कभी भी, आपके क्या, हम सभी के विचार जो है कभी भी एक समान, एक जैसे कंसिस्टेंट नहीं चलते हैं। कांस्टेंट इसमें चेंज होते रहता है। 1 मिनट पहले कौन सा विचार था ये हम बता नहीं पाएंगे या हम खुद याद नहीं रख पाते हैं। तो विचार जो है ये कॉन्स्टेंटली चेंज होते हैं और ग्रह जो है हमारे ऊपर विचारों के माध्यम से परिणाम करते हैं। तो सबसे पहला परिणाम उनका विचारों के थ्रू होता है और उन विचारों का ही जो आवागमन होता है वही हमारे शरीर को, मानसिक स्तर को, इमोशनल स्तर को, सभी स्तरों को इन्फ्लुएंस करता है, प्रभावित करता है। जब शारीरिक स्तर को प्रभावित करता है तो हमें बीमारी आती है, चिंता लगती है। तो लग्न राशि जो है वो दिखाती है कि आप कोई भी ग्रह का गोचर लग्न राशि से जब देख रहे हैं तो वो शारीरिक तौर पर आपको किस प्रकार से परिणाम देने वाली है। आपकी रोग प्रतिकारक शक्ति, आपका स्वास्थ्य, इनके ऊपर इस गोचर का कैसा परिणाम होने वाला है ये आप देख सकते हैं लग्न राशि पे। वही मानसिक स्तर पे जो परिणाम है वो चंद्र राशि से। अब वृश्चिक लग्न और वृश्चिक राशि की बात करते हैं कि इनके लिए सितंबर महीना जो है वो कैसा रहेगा। वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल अभी फिलहाल कहाँ है,
वृषभ राशि में, मतलब सप्तम भाव में बैठे हुए हैं। लग्नेश का लग्न भाव को देखना ये एक अच्छी बात है। आप में एक एनर्जी का संचार रहेगा, शक्ति का संचार रहेगा। और वैसे भी त्योहारों का महीना है, तो आप काफी धूमधाम से त्योहार मनाने के लिए सज्ज होंगे। परंतु अपने हीमोग्लोबिन, अपने रक्त की विकारों को, या फिर अपने एनर्जी को, अगर फटीग है, इन सब चीजों को नजरअंदाज मत कीजिए। इसको भी ध्यान देकर इसके ऊपर काम करते रहिएगा, ताकि ये एनर्जी जो है वो बरकरार रहे। ये मंगल जो है, ये जैसे लग्नेश का स्वामी है, वैसे ही आपके पेंडिंग कर्म का स्वामी है, आपके रूटीन का स्वामी है। इसलिए रूटीन को सही रखने के लिए इस चीज का बैलेंस होना बहुत जरूरी है। और बैलेंस की राशि आपके पत्रिका में खड्डे में है ना। इसलिए बैलेंस को ध्यान देना बहुत जरूरी है। आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने लाइफ में लाइफ लॉन्ग हमेशा बैलेंस को, संतुलन को एक प्रेफरेंस या संतुलन को हमेशा एक प्रायोरिटी दें किसी भी चीज के लेकर, क्योंकि वो संतुलन का भाव जो है वो व्यय भाव में है आपके। इसलिए, और अभी फिलहाल केतु वहां पे बैठा हुआ है। आगे बात करते हैं, दूसरे भाव की बात करते हैं। कुटुंब भाव का स्वामी जो है वो कहाँ है? वो है अभी फिलहाल पंचम भाव में बैठा हुआ है और वक्री होकर बैठा हुआ है। कुटुंब भाव का स्वामी वक्री होकर बैठा हुआ है। ग्रह जब वक्री होता है तो उनमें चेष्टा बल होता है, बड़े स्ट्रांग हो जाते हैं वो। और आपके पत्रिका में अगर ऑलरेडी ये ग्रह वक्री है, मतलब शनि, गुरु और बुध भी वक्री होने वाले हैं 10 सितंबर को, तो जब ये ग्रह ऑलरेडी वक्री होते हैं और गोचर स्थिति में जब वक्री होते हैं, मतलब जन्मस्थ और गोचर दोनों समय पे ये वक्रस्थ फल जब दे रहे हैं, तो इसका अर्थ होता है कि ये टाइम पीरियड बड़ा बड़ा इंपॉर्टेंट सा होता है। इस टाइम में बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट्स, घटनाएं घटित होती हैं आपके जीवन में। आप किस प्रकार से उसे सरोकार देते हैं, किस प्रकार से प्रतिसाद देते हैं, किस प्रकार से निभाते हैं, उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाते हैं, बहुत डिपेंड करता है कि आपके आने वाले साल इसके ऊपर कैसे रहते हैं। शनि और गुरु हर साल वक्री होते हैं। बुध और बारंबार वक्री होते हैं, 3 से 4 बार साल में वक्री होते हैं। तो कहीं ना कहीं ये पेंडिंग कर्म हमें दिखाते हैं कि भाई आपने जो कार्य आपको करना था, बहुत बार होता है ना कि हम रूटीन में रखते हैं कुछ कुछ चीजें कि चलो ये आज नहीं कल कर लेंगे, चलो ये इस महीने नहीं हो पा रहा है अगले महीने करते हैं, इसको अगले महीने में एडजस्ट कर लेंगे। उसे लिख के रखिए, लिख के रखिए, उसको पूरा करिए, अपनी वाणी पे कायम रहिए। कुटुंबेश आपका गुरु है और पंचम भाव में है, तो इसका एक अनुमान ये भी लगता है कि आप कहीं ना कहीं अगर किसी प्रेम संबंध में हैं, या आप उसमें आपको अच्छा यश मिल सकता है, उसमें आपके घर वाले आपको हाँ कहकर चीजें आगे बढ़ सकती है। जो जातक कंसीव करना चाहते हैं, तो एक वक्री होने के कारण वो कुछ ना कुछ आपसे एक अलगाव डिमांड करते हैं। एक आपकी जो प्रोसेस चल रही है, आपका जो तरीका चल रही है, शायद तरीका चल रहा है कंसीव करने का, उसे थोड़ा सा बदल दीजिए। नए तरीके, या फिर डॉक्टर से मिलिए। अगर साइंस काफी आगे बढ़ चुका है, आईवीएफ ऐसी ट्रीटमेंट लेकर भी आपको ये चीज मिल सकती है अगर नहीं हो रहा है तो। जो लोग उच्च शिक्षण के लिए जाना चाहते हैं, उनके लिए भी बहुत अच्छा टाइम पीरियड है। आप अगर अभी तक आपने अप्लाई नहीं करा है उन यूनिवर्सिटीज के लिए जिसके लिए आप जाना चाहते हैं, अब वो समय है कि आप उसके ऊपर काम करें। कुटुंब भाव का स्वामी पंचम भाव में है। मैंने आपको दोनों चीजें बताई है, कुटुंब भाव और पंचम भाव। तो संतति को लेकर हो या फिर कुटुंब को लेकर हो, यहाँ पे एडिशन जरूर दिखाई देता है, मतलब फैमिली में कोई एडिशन दिखाई देता है। और आपका पैसा भी बढ़ता हुआ दिखाई जरूर देता है, क्योंकि वो लाभ भाव को देख रहा है कुटुंबेश, और लाभ भाव का स्वामी लाभ में है। तो ये टाइम पीरियड बहुत अच्छा है उस मामले में, पैसों के मामले में अच्छा टाइम पीरियड है। नई अपॉर्चुनिटीज भी आएंगी, और नई अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करने के लिए आने वाले 2-3 महीने लग सकते हैं। एक प्रोसेस चलेगी आपके साथ में। पराक्रम भाव का स्वामी और चतुर्थ भाव का स्वामी एक ही है। पराक्रम भाव का स्वामी, पराक्रम भाव मतलब तीसरे भाव में चेंज ऑफ रेसिडेंस है ये। आप शायद चेंज ऑफ रेसिडेंस सोच रहे हैं। अगर आप बाहर बसते हैं, अगर फॉरेन में आप अगर रह रहे हैं, तो शायद आप इंडिया आने की सोच रहे हैं। इंडिया में रह रहे हैं तो आप बाहर जाने का सोच रहे हैं। कहीं ना कहीं एक माइग्रेशन, एक ट्रांजिशन की फेज चल रही है, जिसके थ्रू और बहुत टाइम से पेंडिंग जो था वो काम अब पूरा होगा ये वक्री की स्थिति में। अगर आपकी पत्रिका में शनि वक्री है तो, पर नहीं है तो नया काम मत शुरू कीजिएगा। चतुर्थ भाव का स्वामी
व्यय भाव, उसके व्यय भाव में जाके बैठा है, तीसरे भाव में बैठा हुआ है। इसका अर्थ है कि ये टाइम पीरियड जो है ये कहीं ना कहीं आपसे डिमांड करता है कि आप अपनी माता को लेकर एक थोड़ा सा सचेत हो जाइए, उनकी हेल्थ को लेकर सचेत रहिए। उनके हेल्थ के लिए अगर आप कुछ प्रिकॉशन ले सकते हैं, कुछ मदद कर सकते हैं तो जरूर कीजिए। पंचम भाव की मैं ऑलरेडी बात कर चुकी हूँ कि पंचम भाव को आपको किस प्रकार से समझना है। यहाँ पर संतति के लिए जरूर एक और चीज जरूर कहूंगी कि यहाँ पे सही प्रकार का अगर आपके संतति को ट्यूटर मिलता है, हर चीज आप ही सिखा सकते हैं, पेरेंट्स हर चीज नहीं सिखा सकते हैं, क्योंकि बच्चा जो है, व्यक्ति जो है, वो एनवायरनमेंट से, लोगों से, सोशल सब चीजों से सीखता है। सृष्टि से, सृष्टि में दिखने वाली, आंखों को समझने, आंखों के सामने पड़ने वाली हर एक चीज से व्यक्ति सीखता है। और उसकी वो सीखने की जो प्रोसेस है वो बचपन से ही शुरू जाती है, जब से आपने आंख खोली है। तो अब वो टाइम है कि आप उन्हें नए ट्यूटर दीजिए, सही तरीके के ट्यूटर, उनकी नीड को समझ के उनको नए ट्यूटर दीजिए, उनको नई ट्यूशन लगाइए, या नए प्रकार के ऐसे लोगों से मिलवाइए जिससे जिनसे वो सीख सकते हैं, नया तरीका सीख सकते हैं उसी चीज को करने का जो वो अभी तक नहीं कर पा रहे थे। छठवें भाव में राहु है, अच्छा है। क्यों? क्योंकि छठवें भाव का जो राहु है वो काफी फोकस रखता है रूटीन में आपको, क्योंकि राहु का एक ही मकसद है कि मुझे अपना अमृत पाना है, और उसके लिए मैं बाय हुक बाय क्रुक काम करता रहूंगा। तो वो रूटीन के भाव में राहु होने के कारण ये चीज जरूर आपको अच्छा एक फोकस दे सकती है। परंतु अगर राहु का लोअर लेवल का एनर्जी अगर ऑपरेटेड है तो आपके व्यसन बढ़ सकते हैं, एडिक्शन बढ़ सकते हैं, अल्कोहल का उपयोग हो या फिर सिगरेट का उपयोग हो या फिर मांस मच्छी खाना हो, ये सब चीजें ध्यान रखिएगा। इन सब चीजों को नहीं करना है, क्योंकि केतु आपके व्यय भाव में है, तो वो कहीं ना कहीं दर्शाते हैं कि भैया छोड़ दो, ये अगर आदत है ये छोड़ दोगे तो तभी आपका जो जीवन है वो अच्छा हो सकता है। सप्तम भाव की बात करते हैं। मंगल का सप्तम भाव में होना, ये अगर इस समय पे कोई पत्रिका, मतलब कोई व्यक्ति जन्म लेता है तो ये पत्रिका मांगलिक हो जाती है, क्योंकि सप्तम भाव का मंगल है। और मांगलिक होने के कारण होता क्या है कि मंगल की एनर्जी यहाँ पे बहुत ज्यादा है, और वो लग्नेश है, लग्नेश है, और वो पेंडिंग कर्मा का स्वामी, मतलब षष्ठेश है। तो झगड़े होंगे, स्पाउस के साथ में झगड़े होने वाले हैं, कहीं ना कहीं आर्ग्यूमेंट्स होने वाले हैं। कहीं ना कहीं आपको समझना पड़ेगा कि ये आप अगर शांति से निपटा सकते हैं तो निपटाइए, क्योंकि पराक्रम भाव का शनि आपको यहाँ पे हेल्प कर सकता है। इवन बिजनेस के लिए टाइम पीरियड कैसा है कि आप कोई भी चीज, कोई भी डिसीजन मेकिंग जो है वो इम्पेशेंट होकर मत लीजिएगा, हरी में आकर मत करिएगा, और बातों बातों में बात बिगड़ जाएगी, ऐसा ऐसा भी यहाँ पे एक सिचुएशन बनती हुई दिखाई देती है। तो झगड़ा मत होने दीजिए, अपनी टोनिंग पे जरूर ध्यान रखिएगा। व्यय भाव का लाभ भाव का स्वामी और अष्टम भाव का स्वामी एक ही है, बुध, जो कि लाभ भाव में जाके बैठा हुआ है, जो कि बहुत अच्छी बात है। अष्टमेश होकर ये आपको लाभ भाव में तो है, तो ये दिखाता है कि जमीन से कुछ ना कुछ फायदा, पैतृक संपत्ति का फायदा, या फिर अष्टम भाव का कोई क्रॉनिक डिसीज या कोई डिसीज का होना, ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं वो सामने आ रही है, उसके बारे में आप जो भी आप प्रयत्न कर रहे थे वो प्रयत्न सफल हुए और आप उससे निजात पा सकते हैं, राइट ट्रीटमेंट मिल रही है। भाग्य भाव का स्वामी चंद्र है, चंद्र मनसो जातक का चंद्र जो है वो अमावस और पूर्णिमा है, देखिए। तो कभी कभी भाग्य अच्छा है तो कभी नहीं है, तो दोनों चीजें हैं। परंतु शनि तीसरे भाव में होने के कारण क्या कहते हैं, तू अपना कर्म कर, फल की अपेक्षा मत कर, या फल की चिंता मत कर, तू अपना हिसाब किताब पक्के से निभा, तुझे फल जरूर मिलेगा। क्योंकि आप कोई भी काम नहीं होता है तो भाग्य को कोसना, या दोनों विपरीत चीजें हो सकती है, अतिरेक हो सकता है या फिर इंफिनिटी कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है। तो उस चीज को ना होके आपको संतुलन साधना है। मैंने शुरुआत में ही कहा, ये लाइफ लॉन्ग लेसन है कि संतुलन साधना है हर चीज में। दशम भाव का स्वामी दशम भाव में है, इसका अर्थ है कि सरकारी काम बनना, आपके अथॉरिटी के जो आपके ऊपर के जो लोग हैं, आपके जॉब में, आपके आपके कार्य में, आपके आपके प्रोफेशन में, उनका सहयोग मिलेगा, उनकी नजर में आप आएंगे। आपका जो एफर्ट है, आपकी जो क्वालिटीज है, वो सारी चीजें सामने आने वाली है। आपने जो मेहनत करी है वो सामने आने वाली है, आपकी जो आर्टिस्टिक एबिलिटी है वो भी सामने आने वाली है। तो ये महीना दिखाता है उस चीज को, देखिए।
17 सितंबर तक सूर्य जो है वो वही रहने वाले हैं और ये आपको देते हैं इस प्रकार की एबिलिटी, और ये अवसर भी देते हैं, क्योंकि ऐसा एक ही बार होता है जब दशमेश दशम भाव में आता है। सूर्य सिंह राशि का होना अभी ये लगभग मिड अगस्त से लेकर मिड सितंबर तक की बात है हर साल। लाभेश का लाभ भाव में होना बहुत अच्छी स्थिति है, लाभ होगा। देखिए, कोई भी लाभ जो होता है वो कोई डायरेक्ट हमें लाभ देकर जाता है ऐसा नहीं है ना, वो लाभ पॉजिटिविटी देकर जाता है और आप उस पॉजिटिविटी के साथ खुद काम करते हैं, खुद कर्म करते हैं और उस चीज को अचीव करते हैं, उससे आपको लाभ मिलता है। क्योंकि गुरु देख रहा है। देखिए, गुरु हमेशा क्या दिखाता है, गुरु खुद होकर कुछ काम नहीं करते हैं, बताते हैं, रास्ता दिखाते हैं, निर्देश देते हैं, क्लू देते हैं। तो उन्होंने पॉजिटिविटी दे दी है, काम करने का जज्बा दे दिया है, राह दिखाती है, चलना तो आपको ही है, तो मिलेगा। और बुद्धि की जोड़ है अभी फिलहाल, लाभ को बुद्धि की जोड़ होने के कारण आपके फैसले नहीं चुकेंगे और फैसले आपके फायदेमंद रहेंगे। केतु का व्यय भाव में होना ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि भाई कुछ या तो घर छूटा है आपका, या फिर कोई ना कोई खर्चा हुआ है आपका, या फिर ये भी दर्शाता है कि अभी एक्सेस ड्रेनिंग ऑफ एनर्जी चल रही है आपकी, जिसके कारण आप एक अजीब सी मनस्थिति में चल रहे हैं। आपकी जो इंटरनल जर्नी है वो काफी हाच पॉच, या फिर ये भी दिखाई देती है कि कहीं ना कहीं आप चीजों को छोड़ना सीख रहे हैं, लेट गो करना सीख रहे हैं, क्योंकि उस लेट गो करने से आपको सुख शांति मिल रही है। यू आर लर्निंग दैट लेसन राइट नाउ। अगर ऐसा हो रहा है और किसी भी चीज को लेकर होता है या एक्सपीरियंस को लेकर होता है तो जरूर वीडियो के कमेंट सेक्शन में साझा कीजिएगा। आई वुड रियली लाइक टू रीड दोज कमेंट्स, क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि हर एक के अनुभव कुछ ना कुछ सिखा कर जाते हैं। मुझे ही नहीं, जो लोग पढ़ने वाले हैं उनको भी सिखा कर जाएंगे। सितंबर का महीना त्योहारों का है और गणपति अभी बैठने वाले हैं, गणपति आने वाले हैं। सभी माहौल जो है काफी त्योहार खुशी का है इंडिया में। और उसके बाद में पितृपक्ष आने वाले हैं, तो पितरों को जरूर याद कीजिएगा, तर्पण दीजिएगा, ग्रैटिट्यूड व्यक्त कीजिएगा उन्हें कि उनकी वजह से ही आप हैं। और उसके बाद में नवरात्र है, तो आप सभी को मैं त्योहारों की शुभकामनाएं देती हूँ। मुझे अंत तक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द ही मिलती हूँ आपसे एक नए वीडियो के साथ में। थैंक यू सो मच।